आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत दिल्ली की बड़ी खबर गाजियाबाद से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सर तन से जुदा की धमकी दी गई और यह धमकी एक डॉक्टर को दी गई। सर तन से जुदा करने की धमकी अमेरिका से एक फोन आया, उस नंबर पे दी गई। अमेरिका का यह नंबर बताया जा रहा है। फोन करने वाले ने डॉक्टर से कहा कि वो हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दे, नहीं तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। फोन करने वाले ने कहा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी उसे बचा नहीं पाएंगे। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। तो धमकी में हिंदू संगठनों का समर्थन छोड़ने को कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर एक धमकी आई, नंबर अमेरिका का दिख रहा है। फोन करने वाले ने डॉक्टर से कहा कि वो हिंदू संगठनों का अगर समर्थन कर रहा है तो वो छोड़ दे, उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। फोन करने वाले ने कहा प्रधानमंत्री भी अगर चाह ले और योगी भी अगर चाह ले तो उसे बचा नहीं पाएंगे। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में फिलहाल केस दर्ज हो चुका है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार वो कौन शख्स है और ये नंबर अमेरिका को जो दिख रहा है ये नंबर किससे जुड़ा हुआ है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद में उनकी मौजूदगी है। हिमांशु, ये वाकई एक चौंकाने वाली खबर, अमेरिका का नंबर बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें कई तरीके की धमकियां दी गई हैं। परिवार क्या कह रहा है और पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? देखिए, इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि सबसे पहले उनको 1 तारीख को दोपहर के वक्त कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल था, 2 फोन थे, लेकिन वो दोनों फोन उनसे मिस हो गए और उसके बाद में जब उन्होंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फोन नहीं लगा। लेकिन उसके बाद फिर से उनके पास उसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है और सीधे धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि जो हिंदू संगठनों का तुम समर्थन कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर से 4 दिन बाद 7 तारीख को फिर से उनके पास इस कॉल आती है उसी नंबर से और उसके बाद वही धमकी फिर से उनको दोहराई जाती है। और साथ ही साथ डॉक्टर से यह भी कहा जाता है जो उदयपुर की घटना थी, जो दूसरी घटनाएं हुई है, उसका हवाला दिया जाता है। और इसके बाद फिर डॉक्टर तुरंत, चूंकि ये जहां पे हम मौजूद हैं ये सिहानी गेट इलाका पड़ता है गाजियाबाद का, वो सिहानी गेट पहुंचते हैं और उन्होंने पूरा सिलसिलेवार उस नंबर के साथ कब उनके पास मिस कॉल आई, कब उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कब दोबारा उनके पास फोन आई और एग्जैक्ट क्या धमकी में उनसे कहा गया, ये सारी चीजें लिख करके वो सिहानी गेट थाने में देते हैं और जिसके बाद पुलिस इस मामले में एफआईआर कर लेती है। अब पुलिस इस पूरे मामले को जांच कर रही है और जिस नंबर से, जिस व्हाट्सएप कॉल से उनके पास फोन आया था डॉक्टर के पास, उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नंबर, ये कॉल कहां से ओरिजिनेट हुआ था और कौन लोग इसके पीछे छिपे हो सकते हैं। ये पता लगाने की गाजियाबाद पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए किस तरीके से एफआईआर की कॉपी जो सामने आई है, कन्हैया कुमार और उमेश का इसमें जिक्र है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और कई बातें यहां पर जो हैं इसमें दर्ज कराई गई हैं, किस तरीके से धमकी मिली है। हिमांशु भी बता रहे थे परिवार का क्या कहना है। हालांकि पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है और उसके साथ ही साथ अब तहकीकात, छानबीन भी शुरू हो गई है। 3 फोटोग्राफ व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं, ये एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। उसमें तस्वीर है जो डराती हुई नजर आ रही है और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि तुम अगर जा रहे हो पुलिस के पास, प्रधानमंत्री भी आपकी मदद नहीं कर सकते और योगी आदित्यनाथ भी आपकी मदद नहीं कर सकते। तो ये धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और अब बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की। बीजेपी ने नमन्ना चलो अभियान का ऐलान किया। नमन्ना यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर का घेराव करने की तैयारी और इस यात्रा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नमन्ना चलो यात्रा को इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम ट्रेनों और सड़कों के रास्ते कोलकाता की ओर पहुंच रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं को कई जगह पर रोका जा रहा है। बीजेपी का ये मार्च टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का कहना है कि बीजेपी के मार्च से दीदी डर गई है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को पैसे देकर बुलाया जा रहा है।
तो आज बंगाल में भी किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने की कोशिश में है। कार्यकर्ता चाहे ट्रेनों में हो, बसों में हो, भरकर वहां पहुंच रहे हैं। अब टीएमसी का कहना है कि पहली बात तो इजाजत नहीं दी गई इस यात्रा की, साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वो दरअसल पैसे उनको देकर बुलाया जा रहा है। नवान्नों का घेराव करने के लिए हमारे 3 लीडर, एक जगह से मैं, हावड़ा मैदान से मैं, हमारे सम्मानीय दिलीप घोष जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रहे, वो आपका कॉलेज स्क्वायर से, और सातरागाछी से हमारे एलओपी श्री शुभेंदु अधिकारी 3 जुलूस को लेकर नवान्नों की तरफ हम जाएंगे और ममता बनर्जी का घेराव करेंगे, नवान्नों का घेराव करेंगे। ये जनता का आंदोलन है, जनता का पैसा जिन लोगों ने चोरी किया है उसको पकड़ने का आंदोलन है। तो जनता किसी से परमिशन नहीं मांगती, जनता दूसरे को परमिशन दी थी। मुख्यमंत्री को जनता ने परमिशन दिया ममता बनर्जी को कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तब जाकर वो बैठ पाए। प्रधानमंत्री जी को जनता ने परमिशन दिया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जनता की आंदोलन है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, और ममता बनर्जी का परमिशन लेके हम ममता बनर्जी का घेराव नहीं करेंगे। ममता बनर्जी का सरकार, ये दुर्नीतिग्रस्त सरकार, ये करप्ट सरकार जो बंगाल के साधारण नागरिक को ठगा है, जो आंदोलन होने जा रहा है वो सिर्फ भाजपा का आंदोलन नहीं है। ये सारे बंगाल के सिटीजन जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको नौकरी नहीं मिला है, जिसका नौकरी ठगा है, जिसको हॉस्पिटल में जाने से बेड। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब देखिए बंगाल सरकार ने तो इस यात्रा के लिए इजाजत दी नहीं है, किस तरीके की तैयारी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हो रही है? क्योंकि देख रहे हैं बसों और ट्रेनों में भरकर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है पैसे देकर बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं अर्पिता की जो सिर्फ कोलकाता नहीं, हावड़ा और इसके अलावा जहां जहां से बीजेपी कार्यकर्ता आ रहे हैं उन स्टेशनों पर पुलिस को तैनात किया गया है, और जो आरोप लग रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर रोका जा रहा है। तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, पास आ रही हैं। और दूसरी बात, जो 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स हैं जहां से ये जो मार्च है, ये नवान्नों जो राज्य सचिवालय है उसकी ओर जाएगा, वहां तीनों जगहों पर भी पुलिस पोस्टिंग कर दी गई है। और खासतौर पर हावड़ा में 2 पॉइंट है, एक सातरागाछी बस स्टैंड है, दूसरा है हावड़ा मैदान। तो इन दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, यानी जो भी जुलूस वहां से निकलने की कोशिश करेगा उसको नवान्नों यानी राज्य सचिवालय की ओर नहीं जाने दिया जाएगा, इतना तय है। और ये कल ही राज्य प्रशासन ने साफ कर दिया था जब इस यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। और कोलकाता में भी जहां से कॉलेज स्क्वायर से ये जुलूस निकलने वाला है वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कोलकाता में भी जो गैदरिंग होगी संभवतः उसको वहां पर रोक दिया जाएगा, या थोड़ा बहुत आगे आने दिया जाएगा, फिर उसको रोक दिया जाएगा। जो मुख्य कोशिश है प्रशासन की कि राज्य सचिवालय तक ये तीनों पॉइंट से जुलूस न पहुंचे। और इस बीच ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में आज है नहीं, वो मिदनापुर में है। मिदनापुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई हैं, लेकिन उनकी पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। पिछले साल भी हमने देखा था, पिछले साल चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य सचिवालय मूवमेंट जो चलाई थी, नवान्नों अभियान किया था, उस दौरान भी इसी तरह जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया था। तो वही स्थिति फिलहाल इस बार भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार जो प्रशासन है और ज्यादा तत्पर और कड़ाई से पेश आता हुआ दिख रहा है। अर्पिता, तो कुल मिलाकर इस यात्रा की इजाजत मिली नहीं, एक टकराव की स्थिति भी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे, गुजरात में प्रचार के लिए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को गुजरात पुलिस से उलझ गए। केजरीवाल ऑटो से उस ड्राइवर के घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें नहीं जाने दिया। इसको लेकर केजरीवाल और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऑटो चालक विक्रम भाई दत्तांटी के घर खाना खाया और ट्वीट कर लिखा कि उन्हें विक्रम भाई बड़े प्यार से अपने घर खाने पर ले गए और पूरे परिवार से मिलवाया। स्वादिष्ट खाने के साथ बहुत आदर सत्कार दिया। को ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर
कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल रिश्ते नजर आए, ये कहते नजर आए कि उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है। अब इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी भी सामने आई, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। जिस प्रकार का आपने ड्रामा किया कि मुझे अहमदाबाद की पुलिस, गुजरात की पुलिस मुझे एक ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने नहीं जाने दे रही, वो झूठ भी सबके सामने आ गया। अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। एक तरफ तो आप विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर आप कहते हो कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जब अहमदाबाद की पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी, आपने जानबूझकर सिर्फ ड्रामा करने के लिए आपने मना कर दिया। तो ये दोगली राजनीति जो है हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और ये जो आप बेचारा बनने के लिए ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो बेचारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुजरात की जनता समझती है, गुजरात की जनता समझदार है। और इस तरह का जो आप जो प्रपंच करते हैं वो अब देश के सामने आ चुका है। गोपी गांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, जिस तरीके की स्थितियां हमने बनती देखी हैं गुजरात में, ऐसा लग रहा है इस टकराव की स्थिति को देखते हुए कि जिस तरीके से आगे आने वाले चुनाव और सामने आएंगे, ये टकराव की स्थिति और बढ़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सीधे फोकस में इस वक्त गुजरात है। बिल्कुल अर्पिता, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब टकराव जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले, अगर बात की जाए पिछले 3-4 महीने की, तो हर 10 दिन पे, एवरेज 10 दिन पे अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आते रहे हैं। यहाँ पे लोगों को गारंटी देते जा रहे हैं। आज भी 12 बजे के आसपास उनका एक कॉन्फ्रेंस होगा और अपनी एक नई गारंटी वो देने जा रहे हैं। वैसे में जिस तरीके से कल ये हुआ, क्योंकि यहाँ आने से पहले, गुजरात आने से पहले खुद आम आदमी पार्टी के जरिए गुजरात के डीजीपी को एक लेटर दिया गया था और उस लेटर में लिखा गया था कि अरविंद केजरीवाल भी खतरा हो सकता है, हमला हो सकता है और गुजरात में उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अब कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठ कर गए और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की, पुलिस के साथ भी हमारी बातचीत हुई। पुलिस ने ये कहा कि पुलिस ने भी ये कहा कि हमने एक लेटर पे साइन करवाया, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को इस तरीके से तोड़ा है तो वो कहीं ना कहीं इस राजनीति करने के प्रयास में थे। और पुलिस भी ये कह रही थी कि हम सुरक्षा, क्योंकि फिर हालात ये बने कि पुलिस वाले खुद रिक्शा में बैठकर उनकी सुरक्षा करते हुए, उनको एस्कॉर्ट करते हुए जहाँ पे उनको जाना था ऑटो में, वहाँ पे लेकर गए। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे आने की बात होती थी, तब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि उनको सुरक्षा चाहिए और आप सुरक्षा को ही वो तोड़ रहे हैं। ठीक है गोपी, आप नजर बनाए रखिए और जरा एक बार फिर से वो कहा सुनी सुनवा देते हैं। जब वो ऑटो में बैठकर जा रहे थे और पुलिस ने सुरक्षा के लिए कहा, किस तरीके से थोड़ी देर वहां बहस हुई, सुनिए। नेताओं को ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से।
हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। सर आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। ये प्रोटोकॉल है आपका। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भी दिल्ली मॉडल पर प्रचार किया। जिस तरह उन्होंने दिल्ली में ऑटो वालों को अपने वोटरों के तौर पर जोड़ा, वहीं कोशिश वो गुजरात में भी कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या दिल्ली वाला दांव गुजरात में भी चलेगा? अब जरा बात राहुल गांधी की भी। कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा जारी है, 7वां दिन है। 7वें दिन की शुरुआत आज तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से हुई। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इस पदयात्रा की कई तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर में राहुल अपने नेताओं के अलावा आम लोगों के साथ भी चलते दिखे। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी और ये यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। और अब खबर तेलंगाना के सिकंदराबाद से, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिकंदराबाद के इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग से मरने वालों की संख्या 8 पहुंच गई है और ये बताया जा रहा है शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। धीरे धीरे आग पास के लॉज और रेस्टोरेंट में पहुंची। आग से करीब 24 लोग फंसे हुए थे। इस आग में 8 लोगों की मौत हुई। हादसे पर शोक जताते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया। पीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और जख्मी लोगों को 50,000 की राहत राशि दी जाएगी। तो सिकंदराबाद में आग लगी, 8 लोगों की अभी जानकारी है कि मौत हुई है। 24 लोग करीब इसमें फंस गए थे जब ये आग लगनी शुरू हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई। आग में मारे गए ज्यादातर लोग दूसरे राज्य के हैं जो वहां पर पहुंचे थे। शोरूम की आग आसपास के लॉन्ज और रेस्टोरेंट में भी पहुंची है, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ गई। सोमवार रात करीब 8-10 बजे ये आग लगी और उसके बाद कोशिश यही हुई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। जो इंसिडेंट हुआ है अभी यहाँ पर, कितने लोगों के मरने की? सब 8 लोगों की मरने की खबर है सब। अभी 7 लोग दवाखाने में हैं, उसमें भी एक 1% थोड़ा सीरियस नजर आ रहा, बाकी लोग तो रिकवर हो जा रहे हैं। 8 आदमी का तो डेथ हो चुकी है और उसमें से जो है चेन्नई से 2 लोग हैं, दिल्ली से 3 लोग हैं और विजयवाड़ा से भी 1 है। ऐसा बाकी लोगों का आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि जब तक उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड या नहीं निकलेगा या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे तो पूरी तरह सब जो भी है अभी उन लोगों की डेड बॉडी उनके घर को भिजाया जा रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब ने उन्हें 3-3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। जरूर उनको एक्स ग्रेशिया भी दिया जाएगा, मगर बहुत दुख है हमें। रात में भी आपसे बात हुई मेरी, बहुत बुरी बात है। इंसान के लिए प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो कोई लॉस नहीं, किसी का जानी लॉस हुआ तो बहुत हमारे लिए गम की बात है, अफसोस की बात है। रीजन क्या हुआ है? रीजन क्या है साहब, आजकल आप जानते हैं कि बैटरी के गाड़े आ रहे हैं, पावर बैटरी के, वो इलीगली जो है इसके अंदर गाड़ियां पार्किंग के अंदर रखा गया था। पार्किंग जो दी जाती है वो कारों की पार्किंग के लिए, स्कूटर्स की पार्किंग के, मगर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही जो बिल्डिंग के अंदर जिसकी लाज है वही सामने की शॉप में देखिए आप, रूबी के नाम से जो है डीलिंग, मोटरसाइकिलों की डीलिंग करते थे। वो काफी गाड़ियां नीचे रखी हुई है। मैं समझता हूँ अभी भी 30-35 गाड़ी रखे हुए। हमको ऐसा अंदाजा रखा है कि वो बैटरी चार्जिंग जो लगाई गई उसमें किसी वजह से ज्यादा लोड होने से शॉर्ट सर्किट होगा, वो बैटरी जल गई, उसका धुआं, आग से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, धुएं से जान चलेगी लोगों की, उसका बहुत दुख है हमें। बीती रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जलती कार को देखकर अपना काफिला रोका।
विले पार्ले फ्लाईओवर पर गाड़ी में लगी आग का जायजा लिया। शिंदे देर रात अपने काफिले के साथ जा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक कार में आग लगी है। मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और वाहन चालक को मदद का भरोसा दिया। मौके पर पुलिस स्टेशन ने मदद वहां पर मुहैया कराई। फायर ब्रिगेड ने गाड़ी में लगी आग को बुझाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एक्शन में अब सीबीआई है। 6 राज्यों में सीबीआई ने सर्च अभियान चलाया है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये 6 जगह जहां पर यह खंगाला जा रहा है कि किस तरीके की गतिविधियां हैं। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एक्शन में सीबीआई नजर आ रही है, जांच कर रही है। दरअसल इस पूरे मामले पर सीबीआई और 6 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें गुजरात शामिल है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, कर्नाटक है और जम्मू कश्मीर है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं मदरसों का सर्वे शोर क्यों है मचा। यूपी के अवैध मदरसों पर भी योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। मदरसों के सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सर्वे में 11 बिंदु रखे गए हैं, जिन पर मदरसा संचालकों से पूछताछ और पड़ताल की जाएगी। लेकिन अलीगढ़ से लेकर देवबंद तक मदरसों में जांच टीमों ने पहुंचना शुरू कर दिया। मदरसा संचालकों से सवाल पूछने शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच यूपी के अमेठी में एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तो अब कई सवाल जिनके लिए अब अलग अलग जगहों पर सर्वे होगा, उनके जवाब खंगाले जाएंगे। संचालन करने वाली कौन सी संस्था, छात्रों की कुल संख्या क्या है, शिक्षकों की वहां पर कुल संख्या क्या है, इस नजरिए से अब ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। और मदरसे का नाम, छात्रों की कुल संख्या, मदरसे का पाठ्यक्रम क्या है, मदरसे की आमदनी का जरिया क्या है, गैर सरकारी संस्था से क्या संबंध है इन मदरसों का, ये सर्वे इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द आगे होने वाले हैं। हालांकि ये सर्वे का काम चल रहा है, घमासान भी छिड़ता नजर आ रहा है। यूपी में गैर मान्यता वाले मदरसों की पूरी फाइल खंगालने की तैयारी कर ली गई है। सारे मदरसों का 9 पॉइंट के हिसाब से सर्वे किया जाएगा और जल्द ही सरकार को इसमें रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की दलील है कि मदरसे में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह पहल की जा रही है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार बेवजह मदरसों में दखल दे रही है। कई शहरों में टीमें मदरसों की पड़ताल के लिए पहुंच गई। अमेठी में तो अवैध मदरसों को ढा दिया गया। मदरसों से 12 पॉइंट पर जानकारी मांगी जा रही है। अवैध मदरसों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू। मदरसों पर योगी सरकार के सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार। 11 बिंदुओं पर होगा यूपी में मदरसों का सर्वे। मदरसों में जांच पड़ताल के लिए पहुंचने लगी टीमें। क्या अवैध मदरसों पर अब बुलडोजर चलने की बारी है? सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। जी हाँ, मुस्लिम नेताओं ने मदरसों को लेकर मदरसा संचालकों में जो डर बिठाया, क्या वो सच हो रहा है? सबसे पहले आपको यूपी के अमेठी लिए चलते हैं। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की हैं। यहाँ एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं मदरसा मलबे में तब्दील हो चुका है।
ये मदरसा चारागाह की जमीन पर बना हुआ था, जिसे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। मदरसे आतंक का अड्डा हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें मदरसा बोर्ड के सचिव और बाकी सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के डायरेक्टर से लेकर लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के एसडीएम, एडीएम लेवल के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और मदरसों के सर्वे को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए बाकायदा 11 बिंदु बनाए गए हैं। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल करने के लिए अवैध मदरसों में एक 6 सदस्यीय टीम जाएगी। ये पड़ताल करेगी कि आखिर मदरसों में क्या चल रहा है। लेकिन इस सर्वे पर मुस्लिम उलेमाओं को घोर आपत्ति है। मेरा यही मानना है कि जो भरोसा सरकार की जानिब मुसलमानों का बढ़ रहा था, इस मशवरे के बाद और इस हुक्म के बाद कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंची है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है, ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। अब आपको दिखाते हैं कि मदरसों के सर्वे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 11 पॉइंट तैयार किए हैं, जो मदरसा संचालकों से पूछे जाएंगे। पहला, मदरसे का नाम। दूसरा, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम। तीसरा, स्थापना वर्ष। चौथा, मदरसे की आवृत्ति का संपूर्ण विवरण कीजिए अथवा किराए के भवन में चल रहा है। पांचवा, क्या मदरसा की इमारत छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है। छठा, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। सातवां, मदरसे में स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है। आठवां, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है। नौवां, मदरसे की इनकम का सोर्स क्या है। 10वां, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं। 11वां, क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता यदि की गई है तो उसका विवरण दें। हम आपको बता दें कि सर्वे में रखे गए 11 बिंदुओं में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट हैं 8वां, 9वां और 11वां। मतलब मदरसा में पाठ्यक्रम को लेकर कोई एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। कई मदरसों से बच्चों के बीच कट्टरपंथी सोच के विकास की बात कही जाती रही है। ऐसे में सिलेबस को लेकर सबसे अधिक दबाव में मदरसा संचालक बताए जा रहे हैं। मानों का हैरेसमेंट किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। और मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि मदरसों से पहले आप मठों की जांच करवा लीजिए, आश्रमों की जांच करवा लीजिए, इलीगल जमीनों पे जो बनी हुई मनादिर है उनकी जांच करवा लीजिए। हमारे मदरसे ना आपसे पैसा मांगते हैं, ना हमारे मदरसे आपकी जमीनों पर हैं। मदरसों के सर्वे का जो प्रयास है वह वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास है और उस शिक्षा व्यवस्था के सुधार के प्रयास को लेकर के जो सवाल करते हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके उन गरीबों को, उन बच्चों को पढ़ने से वंचित करना चाहते हैं जो आधुनिक शिक्षा पा सकते हैं, तकनीकी शिक्षा पा सकते हैं और उनके जीवन का सही मायने में जैसा विकास आज चाहिए वो विकास हो सकता है। सरकार की मंशा एकदम साफ है, अच्छी है। लखनऊ में सर्वे को लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक बाद में हुई। उससे पहले ही यूपी में जगह जगह मदरसों की छानबीन करने के लिए टीमें निकल गई। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ के जौहर बाग के फैज मुस्तफा मदरसे में पूछताछ की। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। यूपी के देवबंद में भी जकरिया मदरसे का निरीक्षण किया गया। अब असली सर्वे 13 सितंबर से शुरू होगा। टीमों को आदेश के मुताबिक 11 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है। ये टीमें 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को देंगी। ओवैसी मदरसों के सर्वे को छोटा एनआरसी बता चुके हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो आखिर मदरसों के सर्वे से सरकार कौन सा सच सामने लाना चाहती है? आंकड़ों को पेश करें तो कुछ मदरसे लंबे वक्त से आतंक के अड्डे बने हुए हैं। यह भी सच है कि कुछ मदरसों के टेरर लिंक खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। वैसे मदरसे अब बदलते हालात में पुरानी सोच से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। मदरसों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो सवाल करेगी कि आखिर मदरसों में बदलाव क्यों जरूरी है।
नाम शेखुल आलम सबरिया मदरसा, जगह लखनऊ यूपी। हम मौजूद है इस मदरसे में जहां पर आप देखेंगे जिस तरीके से मदरसे की तालीम चल रही है। आप यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी तालीम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल दूसरी तरफ ये खड़ा हो रहा है कि क्या मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो इस पर क्या जो धर्मगुरुओं को आपत्ति है वो कितनी जायज है। मदरसे में हम पहुंचे तो कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे। यहीं पर हमारी मुलाकात मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी से हुई। मदरसा संचालक इश्तियाक ने सर्वे को लेकर हमसे एक बड़ी बात कही। ने अगर मुनासिब नीयत के लिए है, सही नीयत के साथ में है तो वेलकम है, क्योंकि मदारिस पहले से ही बहुत सी परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं। 16,500 मदारिस में सिर्फ 500 कुछ मदरसे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं। बाकी 16,000 मदरसे वो आप जैसे लोगों के चंदे चुटकी से ही चलते हैं। उनके पास पाने के लिए तो है मगर खोने के लिए कुछ नहीं है। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने कहा कि अगर सर्वे के पीछे नीयत ठीक है तो उसका स्वागत है, लेकिन मदरसों पर सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। घटनाएं कहां पर नहीं है। अभी मैं इससे पहले भी आपके ही थ्रू, मीडिया के थ्रू कह चुका हूं, अभी कितने कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को बिल्कुल जानवर से बदतर तरीके से पीटा गया है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम तरह के स्कूल हैं, बच्चों को पानी पीने के नाम पर मार डाला जाता है कि आप दलित पानी नहीं पी सकते हैं, कोई सर्वे नहीं हो रहा है। मदरसे जो देश की आजादी में अहम योगदान दिए हैं, समाज को शिक्षित करने में अहम योगदान दे रहे हैं, उन पर सर्वे क्यों? किसी का सर्वे? मतलब ये कि अगर सर्वे के पीछे नीति और नीयत ठीक है तो कोई बात नहीं है, अगर सर्वे के पीछे मंशा गलत है तो ये ठीक नहीं है। हमने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। यहाँ 4 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ की तालीम से आप खुश हैं? जो आपको बताया जाता है? जी बिल्कुल खुश है। यहाँ हमारे वहाँ सिर्फ इस्लामी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी भी जिस चीज की जरूरत इस दौर में है वो तालीम दी जा रही है। नाम दारुल अरशाद मदरसा, जगह बाराबंकी यूपी। यहाँ पर मदरसों में जो बच्चे आते हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी कक्षाएं चल रही हैं। ये वो मदरसा है जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। यहाँ ना तो सरकार से कोई मदद मिलती है और ना ही आप किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन या कोई संबंध है। यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसका संबंध ना तो सरकार से है और ना ही मान्यता प्राप्त है। योगी सरकार ऐसे ही मदरसों पर सर्वे कर छात्रों को मिलने वाली तालीम का पता लगाना चाहती है। हमने मदरसे में मौजूद एक शिक्षक से बात करनी चाही, पर वो कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। इस दरअसल बताइए किस तरीके से ये बात आप शिक्षा हो रही है यहाँ पे, किन किन विषयों पर आप लोग बोल रहे हैं? अरे हमसे क्या पूछ रहे हैं, जिम्मेदार लोगों से पूछे आप क्या कर रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के पास यह है करीब 92 साल पुराना मदरसा। यहाँ 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर गुणवत्ता की कसौटी पर दी जाने वाली तालीम पर सवालिया निशान है। यहाँ हमारी मुलाकात मदरसे के प्रिंसिपल से हुई, लेकिन सरल से सवाल का जवाब नहीं दे सके। साइंस का हिंदी में साइंस को क्या कहेंगे? साइंस को उर्दू में जो है हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हाँ हिंदी में साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। एक और टीचर से हमारी मुलाकात हुई। बच्चों को तालीम देने वाले शिक्षक मकबूल तो देश के प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जानते। यूपी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मनमोहन सिंह। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है देश के? नहीं पता। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से हमने बात की, सुनिए तालीम का स्तर क्या है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन? नहीं याद है? क्या पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में? अच्छी बात यह है कि छात्रा को गणित का पहाड़ा याद है। 6 का पहाड़ा सुनाओ। 6 7 12 6 18 6 24 6 32 6 7 36 6 7 42 6 48। स्कूल में ये बताया जाता है बेटा देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। हालांकि किसी एक या दो मदरसों में दी जाने वाली तालीम की गुणवत्ता के आधार पर सभी का आकलन करना मुश्किल है। अच्छा तो यही होगा कि सभी मदरसों में
ऐसे शिक्षक भर्ती हो जो बच्चों की प्रतिभा को निखारे और उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दे सके। आज तक ब्यूरो। अदालत का आदेश तो आ गया, मगर आपको गुजरे हुए समय में एक बार फिर लिए चलते हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे भी हुआ। सर्वे की कई वीडियो, कई तस्वीरें सामने आई। सर्वे के वीडियो को लेकर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं तो मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है। आपको सर्वे में सामने आई 10 तस्वीरें दिखाते हैं जिस पर दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए थे। ज्ञानवापी का विवाद पूजा स्थल का विवाद है, मंदिर मस्जिद का विवाद है। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। लेकिन कुछ सर्वे टीम के कैमरे ने ज्ञानवापी के अंदर जो कुछ देखा, उससे दलीलों और दावों पर नए सवाल खड़े हो गए। आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की वो 10 तस्वीरें। देखिए उन तस्वीरों को, जिन्हें लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। वजूखाने में शिवलिंग। सबसे पहली तस्वीर वजूखाने की। यहीं पर दिखी ये काले पत्थर वाली आकृति। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है। सर्वे टीम के सामने वजूखाने से पानी निकालकर रिकॉर्डिंग की गई, तब इस गोलाकार आकृति का खुलासा हुआ। मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बता रहा है। शिवलिंग की तरफ देखते नंदी। सर्वे का दूसरा अहम वीडियो ये नंदी से जुड़ा हुआ है। 83 फीट की दूरी पर नंदी है। जब सर्वे करने गई टीम मस्जिद में दाखिल हुई तो हिंदू पक्ष ने कहा कि नंदी शिवलिंग की तरफ ही देख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। दीवारों पर हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्ह। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर और बाहर दीवारों की भी रिकॉर्डिंग की थी। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक वहां कई आकृति दिखी जो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम पक्ष ऐसे दावों को नकार रहे हैं। त्रिशूल के निशान। सर्वे के दौरान हुई रिकॉर्डिंग में कुछ शिलाओं पर बने त्रिशूल जैसी आकृति दिखी। हिंदू पक्ष इसे मंदिर होने के निशान के तौर पर बता रहा है। दीवारों पर लिखावट। जब मस्जिद का वीडियो सामने आया तो दीवार पर कुछ शब्द भी लिखे दिखे। कैमरामैन ने ज्ञानवापी की वो तस्वीरें भी कैद की हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंत्र लिखे हुए हैं। दीवार पर फूल और घंटी की आकृति। सबसे अहम तस्वीरों में से एक ये भी है। हिंदू पक्ष ऐसी तस्वीरों का भी हवाला दे रहा है। वादी का कहना है कि दीवारों पर जो फूल घंटी जैसी आकृति है वो सभी हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं। गुंबद के नीचे गुंबद। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम ने तीनों गुंबदों का मुआयना भी किया था। वहां भी हर हिस्से की रिकॉर्डिंग हुई थी। इस दौरान उन्हीं गुंबदों के नीचे भी गुंबद दिखे। दो गुंबद होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। तहखाने के रास्ते में स्वास्तिक चिन्ह। सर्वे वाली टीम मस्जिद के तहखाने में भी पहुंची थी। सीढ़ियों के सहारे उतरते हुए जब टीम तहखाने में दाखिल हुई तो वहां स्वास्तिक के निशान भी दिखे जो अब तस्वीरों में कैद हैं। पश्चिमी दीवार पर दिया जलाने का स्थान। मस्जिद की पश्चिमी दीवार की रिकॉर्डिंग के दौरान कई ऐसे चिन्ह दिखे जो हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक ये उनकी आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे दिया जलाने का स्थान, फूल, घंटी जैसी आकृति। सब अब वीडियो में कैद हो चुके हैं। मलबे में टूटे हुए हिंदू प्रतीक चिन्ह। ज्ञानवापी में तहखाने में मलबे के बीच में कुछ अवशेष भी मिले, उनकी भी रिकॉर्डिंग की गई थी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये सभी अवशेष मंदिर के हैं। सर्वे वाली ये वो 10 तस्वीरें हैं जो काफी अहम हैं। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी का मुकदमा कई तारीखों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा है। दरअसल पूजा स्थल कानून के बाद ये केस 1993 में ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से ये केस फिर जिंदा हो गया। आपको गुजरी हुई तारीखों और उन तारीखों पर हुए घटनाक्रम से रूबरू कराते हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि 1993 तक के सबूत श्रृंगार गौरी के पक्षकारों ने या उनके भक्तों ने, याचिकाकर्ताओं ने पेश किए हैं। तो अदालत इस बात से कन्विंस है कि वहां पर 15 अगस्त 1947 का 1993 तक पूजा होती रही है। तो ये जजमेंट का हिस्सा होना ये कितना असर करेगा बाकी और मामलों पर? देखिए, कोर्ट जो 7/11 को जब डिसाइड करती तो ये ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। ये ऑर्डर
एक प्राइमा फेसी होते हैं, इनका अल्टीमेटली जब सूट डिसाइड होगा तो वो कोर्ट उसको देखेगी। प्लस ये टाइटल सूट नहीं है, टाइटल सूट ना होने की वजह से कोर्ट को केवल ये देखना था कि इस समय हम ये 7-11 में मेंटेनेबल होगा। जो प्रेयर है वो केवल इनकी प्रेयर है, पूजा अर्चना करने की इजाज़त जो कि पहले से हो रही है पूजा, उसको कंटिन्यू करे या ना करे। तो ये कहना कि ये जो प्राइमा फेसी कोर्ट ने होल्ड किया है, इन फैक्ट्स को ये नहीं माना जाएगा कि एविडेंस के साथ इसको डिसाइड कर दिया और आगे ये इशू नहीं उठेगा। ये कोर्ट कल भी डिसाइड करेगी, जब जजमेंट फाइनल होगा उसमें ये डिसाइड होगा। तो यानी जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि अब तो हर थाने में हर जगह का रास्ता खोल दिया है कोर्ट ने, ऐसा लिख के अपने ऑर्डर में, तो क्या सच में बाकी और मामले ऐसे ही सिमिलर मैटर्स हैं, क्या उसके लिए रास्ता खुल गया है ऐसा लगता है? देखिए, बाकी मैटर में सेम लाइन पर पार्टीज जा सकती हैं पक्षकार, लेकिन जो उनका डिसीजन होगा कोर्ट का वो उनके अपने तथ्यों के आधार पर होगा। इनके तथ्य इस जजमेंट के बेसिस पर वो नतीजे नहीं आएंगे। ये लाइन पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता है कि ये जजमेंट को रिलाई करके दूसरा जजमेंट एक नजीर की तरह से पेश किया। ये तो वाराणसी की जिला अदालत का फैसला है। जिला अदालत के फैसले दूसरे जिलों की अदालतों पर भी लागू नहीं होते, तो ऐसे में ये तय करना जल्दबाजी होगी कि इसका बाकी देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की याचिकाओं या इसी तरह के विवाद पर इस फैसले का कितना असर होगा। ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि ये फैसला अभी इसके आगे पूरा मुकदमा लड़ा जाना बाकी है, पूरी सुनवाई होनी बाकी है, और जो मुख्य मुद्दा है उस पर तो सुनवाई जब होगी तो उसमें तो शायद लग रहा है कि सुनवाई होते हुए और फैसला आते हुए कई दशकों लगेंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।